हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था ऑडिट रिपोर्ट और हमने कल इसका एक बेसिक कंटेंट कंप्लीट कर लिए थे। आगे अपन देखते हैं। देखो, ऑडिट रिपोर्ट का और एक बेसिक टॉपिक पहले कंप्लीट कराता हूं, फिर हम नोट से रीड आउट करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट को लेकर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700 से 799 की सीरीज। ये पूरी सीरीज जो है 700 से 799 की, ये किससे रिलेटेड है? ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है। तो पहले बेसिक पढ़ते हैं। ऑडिट रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? ऑडिट रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कैसी कैसी? एक तो स्वच्छ प्रतिवेदन यानी कि क्लीन रिपोर्ट, और एक होती है संशोधित प्रतिवेदन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन मॉडिफाइड रिपोर्ट, और इसको बोलते हैं क्लीन रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट तब मानी जाती है जब ऑडिटर की ओपिनियन भी क्या हो? क्लीन हो, स्वच्छ राय हो, यानी कि क्लीन ओपिनियन हो। तो जिस रिपोर्ट में ऑडिटर की ओपिनियन क्लीन है वो क्लीन रिपोर्ट कहलाती है। और स्वच्छ राय में ऑडिटर जो शब्द यूज करता है वो क्या यूज करता है कि मेरी राय में वित्तीय विवरण सत्य एवं उचित छवि प्रस्तुत कर रहे हैं, ट्रू एंड फेयर। और क्लीन रिपोर्ट से रिगार्डिंग जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है वो कौन सा है? SS 700। क्लीन रिपोर्ट कब देता है ऑडिटर? इसके मैंने आपको 2 बताए थे आधार। इन 2 आधार पे वो रिपोर्ट देगा। यहां तक की बातें समझ में आ गई थी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट का टाइप क्या है? मॉडिफाइड रिपोर्ट। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड, ये लोग गलती करते हैं। यहां पर क्या गलती करते हैं कि वो बस एक कॉमन लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, और बीकॉम की बुक्स में भी ऐसी कॉमन लैंग्वेज यूज की गई है। वो संशोधित को कई बार क्या बोल देते हैं? मर्यादित, जो गलत है। उनका ऐसा बोलना क्या है? गलत है। क्योंकि मॉडिफाइड अलग होता है और क्वालिफाइड अलग होता है। मर्यादित रिपोर्ट जो होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। मॉडिफाइड रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सर कौन कौन से 2 प्रकार की? पहला प्रकार, जो अंकेक्षक के निर्णय को प्रभावित करे। ऐसी रिपोर्ट जिसमें ऑडिटर की ओपिनियन जो है वो इफेक्ट होती है, विच इफेक्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन, जो अंकेक्षक के निर्णय को क्या करे? प्रभावित करे। यहां तक की बात समझ में आ रही है? और एक ऐसी मॉडिफाइड रिपोर्ट होती है जिसमें अंकेक्षक का निर्णय प्रभावित नहीं हो रहा, जो अंकेक्षक के निर्णय को, निर्णय बोल दो या राय बोल दो, एक ही बात है, जो अंकेक्षक की राय को प्रभावित ना करे। जो अंकेक्षक की राय को प्रभावित करे और जो अंकेक्षक की राय को प्रभावित ना करे। विच इन्फ्लुएंस द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड विच डू नॉट इन्फ्लुएंस द ऑडिटर ओपिनियन। ऐसी संशोधित राय जो ऑडिटर के निर्णय को प्रभावित करती है, उसके ऊपर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग लगेगा कौन सा? 705।
और जो ऑडिटर की ओपिनियन को प्रभावित नहीं करती उसके ऊपर कौन सा लगेगा, SA 706। क्लियर है? चलिए इनको समझते हैं अब ढंग से। एक बात बताओ, अगर आप कहीं पर ऑडिट करने जा रहे हो, आपने कुछ साक्ष्य प्राप्त किए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अंकेक्षक को राय व्यक्त करने से पहले 2 आधार चाहिए। एक आधार था कि आपको पर्याप्त और उचित साक्ष्य प्राप्त हो, और उनके आधार पर आप ये जांच रहे हो कि कहीं कोई महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन तो नहीं है। तो आप कैसी ओपिनियन दे देंगे, क्लीन। समझ में आ रहा है? अब हम इसको थोड़ा रिवर्स सोचते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर ऑडिट करने गए, आपको एविडेंस ही नहीं मिले, आपने अपने हथकंडे अपना लिए पर एविडेंस ही नहीं मिले। जैसे कल मेरे को पनीर चिल्ली खाने थे, बताया था ना, मैंने तो हथकंडे भी अपनाए पर मेरे ससुर जी आए ही नहीं, क्योंकि उनके लूज मोशन हो गए, तो वो आए नहीं तो अपने को मिले नहीं। कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जो साक्ष्य आपको चाहिए वो नहीं मिले, या मिले तो वो कहावत है ना, ऊंट के मुंह में जीरा, पर्याप्त और उचित नहीं मिले। और अंकेक्षक को कैसे साक्ष्य चाहिए, पर्याप्त और उचित, नहीं मिले। और चलो मिल गए साक्ष्य, जो चाहिए थे सब मिल गए, उनको जांचा तो मालूम चला कि हर जगह ही गड़बड़ को ठाला है, जहां हाथ डाले वहीं गड़बड़, जिसको चेक करें वही गड़बड़। तो बताओ मैं ओपिनियन कैसी दूं? क्या मैं क्लीन दूं? और जब मेरी ओपिनियन क्लीन नहीं है तो जाहिर सी बात है मेरी रिपोर्ट भी क्लीन नहीं होगी, क्योंकि क्लीन रिपोर्ट में ओपिनियन कैसी जाएगी? क्या मेरी राय प्रभावित हो रही है? क्या मेरी राय प्रभावित हो रही है? क्या बताओ बेटा, हो रही है? अच्छा आप कह रहे हैं हाँ हो रही है सर। क्यों हो रही है बताना? एक तो एविडेंस ही नहीं मिले, और मिले तो बताओ, अगर मिले तो उनमें गड़बड़ी गड़बड़ मिली, तो मैं कैसे कह दूं कि ट्रू एंड फेयर है? बस सत्यम उचित कहने के लिए मेरे पास आधार तो नहीं चाहिए, वो आधार है ही नहीं, तो मेरी राय क्या हो रही है, प्रभावित। जब मेरी राय प्रभावित होती है तो मैं अब अपनी ओपिनियन, जो मेरी ओपिनियन है, संशोधित ओपिनियन बोल रहा हूं मैं इसको। कैसी ओपिनियन बोल रहा हूं अब? मॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं, मॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं, मॉडिफाइड ओपिनियन, संशोधित राय। अब मैं कैसी राय देने वाला हूं? संशोधित राय देने वाला हूं। और संशोधित राय कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी, बताओ संशोधित रिपोर्ट यानी कि मॉडिफाइड रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? मॉडिफाइड रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है, जो आपके निर्णय को प्रभावित करे और जो आपके निर्णय को प्रभावित नहीं करे। और आपसे पूछ लिया जाएगी मॉडिफाइड ओपिनियन कितने प्रकार की होती है? 3। और ये इतना बेसिक सा डिफरेंस है, मार्केट में आप किसी भी टीचर से पूछ लो, अगर बता दे तो मेरी गारंटी है। हाँ अगर वो सीए बैकग्राउंड से है तो बात अलग है। और बीकॉम की बुक में ऐसा कचरा कर रखा है, कुछ भी बोल रहे हैं, जबकि मैं आपको इनका सोर्स बता रहा हूं कि ये मैंने कहां से लिए हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 705 से, और ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 706 में है। 3 प्रकार की मेरी राय मॉडिफाइड होती है। एक को आप कहते हो मर्यादित, और आपका आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड इस संशोधित को मर्यादित बोलता है। बताओ, ये तो संशोधित का एक क्या है, पार्ट है। एक तो मेरी है राय कैसी, मर्यादित राय। मर्यादित राय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन, समझ में आ रहा है? एक मेरी राय होती है विपरीत राय। विपरीत राय, इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन। और एक मेरी राय होती है राय की मनाही। राय की मनाही, या राय का खंडन, या राय का अस्वीकरण। हिंदी में इतने सारे नाम आ सकते हैं, राय की मनाही, राय का खंडन, राय का अस्वीकरण, और इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, इसको हम आगे से शॉर्ट में कहेंगे बच्चों डीओपी, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डीओपी।
ये 3 तरह की मैं राय देता हूं। बात समझ रहे हो क्या? समझे? यहां तक की बातें समझ में आ रही है सबके? चलो पूछता हूं, बताना मुझे। मैंने 3 तरह की राय बताई आपको। संशोधित राय 3 प्रकार की बताई। एक तो मर्यादित राय, एक बताई मैंने आपको विपरीत राय, और एक बताई मैंने आपको राय की मनाही। ठीक है? अब समझना, हम कब राय दें और कौन सी दें, कब कौन सी राय दें। मेरी मन मर्जी है क्या? जो मेरी इच्छा वो दे दूं? ऐसा है साहब, आपको जो बोलना है बोलो, पर उसके पीछे आपके पास क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए। समझ गए नहीं समझे? अगर मैं किसी बच्चे को बहुत अच्छा बताता हूं तो मेरे पास क्या होने चाहिए? उसके होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? देखिए मैं आपको बताता हूँ, विद्यासागर में मैं पढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी आई हुई है, और 7 बार मैंने AIR1 दिए हुए हैं। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, वो भी एक बार नहीं, 7 टाइम्स, पूरे ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंक। ऑडिट में हाईएस्ट मार्क्स अगर किसी के आए हुए हैं आज तक, एवर, मतलब एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द CA, 1949 से लेके आज तक, वो भी मेरे स्टूडेंट के आए हुए हैं। अब बताओ, जो बच्चे रैंक में आते हैं, कोई चमत्कार होता है क्या? कुछ नहीं होता। हमें पहले से मालूम होता है ये रैंक में आएगा। सर आपको कैसे मालूम होता है? देखो वो पोस्टर चिपका रखे हैं ना हमने, रिजल्ट चिपका रखे, नहीं चिपका रखे? तो जिन बच्चों के मान लो 5 नंबर आए या 7 आए हैं, ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर लेंगे। कोई जरूरी कर ही लेंगे इंप्रूवमेंट? कोई नहीं करेगा। तो वो अगर इस गलत फहमी में है कि उस एग्जाम वाले दिन उसके अंदर बेरुजी आ जाएंगे और उस दिन वो चमत्कार करके आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो यहाँ हो रहा है वही वहां होगा। तो हम विद्यासागर में क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं। 4 मॉक टेस्ट ही चलाते हैं वहां पे हम। और यहाँ तो खाली हमने नाम और वही लिखे हैं, नंबर ही। वहां तो हम फोटो छापते हैं बच्चों की, पोस्टर लगाते हैं वहां पे, और ऐसे लिखते हैं स्टार ऑफ द VSI, कि सभी विद्यासागर का स्टार है। और टॉप 10 के हम फोटो छापते हैं। इससे कंपटीशन की भावना भी बढ़ती है। कंपटीशन लेकिन कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। एक बार ऐसा भी हुआ था कि 2 बच्चे, एक कभी वो बना जाता कभी वो बना जाता, फर्स्ट सेकंड में लड़ाई चल रही। तो वो सेकंड वाला थोड़ा सा दुखी हो गया, उसने फर्स्ट वाले को छत पे लेके गया बातों बातों में, और उसके धक्का मार दिया धड़ाक। तो अब सेकंड कोई आएगा ही नहीं, वो फर्स्ट ही रहेगा। एक तरीका ये भी है, इसको गलाकाट प्रतिस्पर्धा कहते हैं। नहीं समझे? जिसका अभी मॉडिफाइड नंबर हो गया, सत गिरा प्रतिस्पर्धा, सत से गिरा दो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, कंपटीशन करना है, बहुत अच्छे से करना है। तो ऐसा ही होता है ना। अब आप देखो, हम ऑडिट कर रहे हैं, हमने जांच पड़ताल करी और हमें कुछ गड़बड़ मिली। क्या मिली? मिथ्या वर्णन। समझ में आ रहा है? क्या करूं बोलो, क्या करूं? मेरे बात समझ गए ना? मैंने चेकिंग करी, 2-4 मेरे को गड़बड़ मिल गई, क्या करूं? सिकंदर आप तलवार क्यों निकाल लेते हो बात बात में? सिकंदर ने तो तलवार ही निकाल दी, उड़ा देंगे सर, सबको मॉडिफाइड कर देंगे। बेटा ये हथियार है, लेकिन इस हथियार को बाद में चलाना है। श्री कृष्ण भगवान के पास में सुदर्शन चक्र था, जानते हो? सुना हुआ आपने? एक उनकी रिश्तेदारी में एक बंदा था जो श्री कृष्ण भगवान का विरोधी था। नाम था उसका शिशुपाल। ठीक है? तो वो उनकी बुआ का लड़का था, ऐसा कुछ रिश्तेदारी थी, और वो उनका विरोधी था। उसकी माँ जानती थी ये तो नारायण है और ये नारायण के ही विरोध कर रहा है। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से एक वचन ले लिया कि आप मेरे बेटे की सारी गलती माफ कर देना, इसकी बातों पे ध्यान मत देना। तो उन्होंने कहा देखो मैं इसकी 100 गलती माफ करूंगा। जो ही 100 कंप्लीट हो गई ना, फिर इसके बाद में नहीं बचेगा ये। तो 100 बार उसने गालियां दी भगवान को, और जब वो 98 नंबर की गाली दे रहा था तब भगवान ने कहा 98,
फिर 99 और फिर 100, फिर निकाला सुदर्शन और उसकी गर्दन ही काट दी। समझ रहे हो? तो वो जो सुदर्शन चक्कर और शिशुपाल की कहानी है वो यहां भी लगती है। दिल बड़ा रख सिकंदर, तलवार निकाल ली सीधी सुदर्शन चक्कर कि सर रिपोर्ट को क्या कर देंगे, मॉडिफाइड। अरे गड़बड़ मिली है आपको, मिली है गड़बड़, मानता हूं। फर्क पड़ रहा है आपके, फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा है? थोड़ी बहुत चीजें क्या करनी पड़ती हैं, इग्नोर। अब देखो इन्होंने कितना एडजस्ट किया ही है ना अपने आप को, बचपन में शादी कर दी, देखी तक नहीं, यानी कि लव मैरिज का तो स्कोप ही खत्म। बताओ है कि नहीं है? थोड़ा करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, करना पड़ता है नहीं करना पड़ता। अब जैसे मेरी जब सगाई हुई तो साहब उन दिनों में मेरे पास ऑफर खूब आ रहे थे, क्योंकि हमारे बड़ियों में एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर प्रोडक्ट में दम है तो हाई रेट पे बिकता है, नहीं तो बिकता ही नहीं, सेल लगानी पड़ती है, डिस्काउंट ऑफर चलाने पड़ते हैं। तो मेरे रिश्ते आते थे साहब, कोई डॉक्टर के आ रहे हैं, कोई सीए के आ रहे हैं, एक इंटीरियर डिजाइनर के रिश्ते आ रहे थे, दनादन दनादन। मेरे पापा ने कहा बेटा चल लड़की देखने चलते हैं। मैंने मेरे पापा को एक ही बात कहा, मैं कहा पापा आपको देखनी है देख लो सब, मेरे को अगर दिखाने ले गए ना तो मैं सगाई करके आऊंगा। मैं कहा मैं एक ही बार देखूंगा एक लड़की को, बस दोबारा नहीं देखूंगा, चाहे कैसी भी हो, मेरी तरफ से ना नहीं होगी। मैंने कहा मैं मना नहीं करूंगा, आपको हाँ करानी है तो ले चलो, ना करानी है तो यहीं छोड़ दो मेरे को, आपको जो करना है करो। क्योंकि थोड़ी बहुत गुन्नेस बीस तो चलता ही है, सब में ही होता है। और आप दिल पे ले बैठे, बताओ सिकंदर, इग्नोर कर बेटा, इग्नोर कर, इग्नोर कर। कब तक इग्नोर करूं बताओ? कल ही बताया था आधार, क्या आपने जांच पड़ताल करी, मिथ्या वर्णन है, पर मिथ्या वर्णन कैसे नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, सारवान नहीं है, सारता वाले नहीं है, भौतिकता नहीं है। और बताओ क्या अर्थ बताया था इसका? महत्वपूर्णता, भौतिकता, सारता, सारवानता किसको कहते हैं? जो किसी के निर्णय को प्रभावित करे। तो बड़ी बड़ी ऑडिटों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बताओ कैसी राय देंगे, कैसी राय देंगे? क्लीन ओपिनियन, मॉडिफाइड काहे को देंगे? सर गड़बड़ है फिर भी, हाँ तो इग्नोर करो। सर कितना इग्नोर करें, कितना इग्नोर करें, जब तक वो आपके लिए क्या नहीं हो, महत्वपूर्ण नहीं। समझ में आ रहा है क्या? एक टेबल बनवाता हूं बच्चों, ध्यान से समझना। कितने आधार बताए थे मैंने आपको? 2। ये 2 आधार पे ही पूरा चैप्टर चलेगा। ये पहला आधार क्या बताया था कि वित्तीय विवरण में बताओ क्या है, मिथ्या वर्णन है। वित्तीय विवरण में क्या है, मिथ्या वर्णन है। अगर वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से मुक्त है तब तो कैसी राय दोगे आप? क्लीन। लेकिन वित्तीय विवरण में क्या है, मिथ्या वर्णन है, एक आधार। दूसरा, अंकेक्षक पर्याप्त एवं उचित साक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहता है, प्राप्त करने में असफल रहता है, मतलब उसको साक्ष्य नहीं मिलते हैं, असफल रहता है। ये 2 आधार हैं, ये 2 आपके सामने क्या है, आधार है। और ये मैंने आपके सामने एक बना दी टेबल। आपको मुझे इन 3 में से एक राय बनवानी है। ये किसके आधार है? ये संशोधित राय के आधार है। समझ गए कि आप अपनी ओपिनियन को मॉडिफाइड कब करेंगे? जब ये 2 बातें हो। सर यही तो आपने क्लीन में बताया था, बस उल्टा बोल दिया। क्लीन में क्या बोला था कि मिथ्या वर्णन से मुक्त है, और यहां बोलो मिथ्या वर्णन है। यहां मैंने बोला था कि आपको साक्ष्य मिल जाए, यहां कह रहा हूं नहीं मिले। उल्टा ही तो बोलेंगे तो राय भी उल्टी हो जाएगी, वहां स्वस्थ थी और यहां कैसी है। लेकिन अब संशोधित राय में बच्चों ध्यान से सुनो, 3 तरह की राय है।
एक मर्यादित, एक विपरीत और एक राय की मनाही। समझ में आ रहा है? यहां तक आ रहा है समझ में? अच्छा देखो, आप पहले इसके ऊपर चलते हैं। वित्तीय विवरण में क्या है? मिथ्या वर्णन है। तो आपका पहला स्टेप ये होगा कि जो मिथ्या वर्णन है, जो गड़बड़ है, उसका लेवल क्या है। लेवल समझ गए ना, कि कितनी इंपॉर्टेंट है, इग्नोर करने लायक है या महत्वपूर्ण है। तो मैं अब आपको ये कह रहा हूं कि वित्तीय विवरण में मिथ्या वर्णन है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, छोटी छोटी गड़बड़ है। बताओ क्या करेंगे? है? नहीं, वो बात की बातें हैं। पहले ये बताओ, मिथ्या वर्णन है और वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो कैसी ओपिनियन देंगे? क्लीन देंगे। यानी कि आपकी संशोधित राय बनेगी तब जब वित्तीय विवरण में मिथ्या वर्णन है और वो कैसा है? महत्वपूर्ण है। कैसा है? महत्वपूर्ण है, सारता है, भौतिकता है, सारवानता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? महत्वपूर्ण है किंतु व्यापक नहीं है। महत्वपूर्ण है किंतु क्या नहीं है? व्यापक नहीं है। सर मतलब क्या है? चलो मैं थोड़ा लैंग्वेज पे बाद में आता हूं, थोड़ा मजाक में समझाता हूं। ये बच्चा बताएगा, क्या कभी बीमार हुए हैं आप? फिर क्या किया आपने? खुद नहीं, डॉक्टर के पास गए। आप बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या कहा आपको? कि बेटा तुझे अब दवा की नहीं दुआओं की जरूरत है। ऐसा कहा क्या? फिर क्या कहा? कि घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा कहा क्या आप बिल्कुल फिट हो? नहीं, ये भी नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि सत्यम उचित, और ये भी नहीं कहा कि ठाकुर तो गई हो। ये भी नहीं कहा, और ये भी नहीं कहा कि सत्यम उचित। डॉक्टर ने क्या कहा? कि थोड़ा सा क्या है, वायरल है, पर घबराने की जरूरत नहीं है, ये टेबलेट दे रहा हूं, ले लो, ठीक हो जाओ। यही है ना? यही कहा? ठीक है बेटा, आपको बीमार होना ही नहीं आया। बीमार तो मेरी नानी हुई थी, दोबारा होने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। मेरी नानी बीमार हुई साहब, गांव में रहती थी। गांव के डॉक्टर क्या करते हैं, उनके थोड़ा सा लगता है ना मामला गड़बड़ है, हाथ खड़े कर देते हैं। बोले भैया जयपुर ले जाओ, इनको तुरंत कहाँ ले जाओ? जयपुर ले जाओ। मेरे मामा जी का फोन आया मेरे पास। जयपुर में रहने का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है ये, कि ये सेंटर पॉइंट है, सारे रिश्तेदार आपको नोच खाएंगे। और मेरे साथ तो होता ही रहता है। हमारे तो ये मान के चलो कि 365 में से 300 दिन तो मेहमान ही रहते हैं घर पे, तो मैंने तो अलग से रूम ही बना रखा उनका, तो आते ही रहते हैं लोग। तो मेरे मामा जी का फोन आया कि बेटा तेरी नानी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा जयपुर ले जाओ, थोड़ी सीरियस हो रही है। तो मैंने कहा ले आओ। मेरे दीदी जिया जी यहाँ महात्मा गांधी में डॉक्टर है, जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल है ना, तो मेरे दीदी जिया जी दोनों ही उसमें डॉक्टर है। मैंने जिया जी को फोन किया, मैं कहा जीजा जी ऐसे बात है, नानी जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो जिया जी ने कहा लिया अपने हॉस्पिटल में ले आओ, देख लेंगे। मैं नानी जी को ले गया, मम्मी को भी ले गया साथ में कि भाई मिल लो, दर्शन कर लो। तो साहब दोनों भाई बहन बैठ के रोने लग गए, बोला हमारी माँ मुश्किल ही बचेगी। मैंने कहा ये जाएगी तभी तो पीछे वालों का नंबर आएगा, कब तक बैठी रहेगी बेचारी। अब साहब नानी जी को तुरंत आईसीयू में ले गए, तुरंत आईसीयू में ले गए, और वहां डॉक्टर की टीम घेर के खड़ी। मैं मेरी मम्मी के पास बैठा था, मम्मी ने कहा अरे तू जा, तेरे जीजाजी से पूछ के तो आ माँ के क्या हाल है। मैं गया जीजाजी के पास, तो वो घेर के खड़े। ऐसे तो आईसीयू में कुछ नहीं देते, पर मैं तो डॉक्टर का साला था, तो किसी ने रोका नहीं, मैं पहुंच गया, डॉक्टर ही डॉक्टर खड़े। मैंने जिया जी को पूछा, मैंने कहा जिया जी क्या खबर है? बोले यार सीए साहब आपको क्या समझाएं, आप कॉमर्स के आदमी, ये साइंस का मामला है। मैं कहा हमारे यहाँ भी तो साइंस वाले कॉमर्स पढ़ने आते हैं, आज कॉमर्स वाला साइंस पढ़ने आ गया, थोड़ा सा समझा दो समझ में आ जाएगा। अब मेरे जिया जी को थोड़ी बहुत कॉमर्स भी आती है। बोले ये ऐसी बैलेंस शीट लाया है तू जिसमें गोइंग कंसर्न अजम्पशन खतरे में है, चालू व्यापार अवधारणा खतरे में है, यानी निकट भविष्य तक नहीं चलेगी।
और ये जो संपत्तियां है ना वो तो काल्पनिक है और दायित्व एक्चुअल है। तो मैंने कहा जी बाइंडिंग अप की प्रोसेस चालू कर दे, पैक करवा दे। बोला हाँ अब आप कर ही लो तैयारी, मैं 2-3 घंटे में बोलने वाला ही हूँ आपको। मैं कहा ऐसा है क्या, चलो। ये सुनने गए थे हम। क्या कहा मेरे जिया जी ने, ये कहा क्या कि घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कहा, सत्यम उचित, सत्यम उचित कहा क्या, नहीं। क्या कहा, कुछ भी ठीक नहीं है, उल्टी बात बोल दी। कैसी राय है। तो मर्यादित में और विपरीत में क्या फर्क हुआ, मर्यादित में और विपरीत में क्या फर्क हुआ। मर्यादित में आप क्या कह रहे थे कि साहब सत्य एवं उचित ही है, किंतु डेक डेक डेक्स को छोड़कर भाई इनके अलावा सब कुछ क्या है, सही है। जैसे इस बच्चे को कहा ना कि भाई घबराने की जरूरत है नहीं है, पर वायरल है। तो जहां किंतु परंतु लगा दें तो राय कैसी होती है, मर्यादित। और जहां किंतु परंतु का स्कोप ही नहीं रहे, एक दो चीज ही सही है, बाकी सब कुछ ही क्या है, गड़बड़ है। तो कितना किंतु परंतु बोलोगे। तो इसलिए वन वर्ड में एक ही बात बोल दो। क्या बोलोगे, सत्य एवं उचित नहीं, नॉट ट्रू एंड फेयर। ये सब गड़बड़ है सब, समझ में आ रहा है क्या। बताओ ये हम कब बोलेंगे सत्यम उचित नहीं, जब गड़बड़ का लेवल क्या हो, महत्वपूर्ण के साथ व्यापक हो, जो पूरे की पूरी बैलेंस शीट को डिस्टर्ब कर रही है, पूरे के पूरे लाभ आणि घाटे को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। और अगर एक दो आइटम को डिस्टर्ब करे तो, एक दो चीजें गड़बड़ है बाकी सब सही है, तो मर्यादित। और सब कुछ कोई गड़बड़ बता दे तो विपरीत। इससे दूसरा आधार मैंने क्या बता दिया, महत्वपूर्ण एवं व्यापक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये दो चीजें समझ में आ गई, तीसरी चीज और सुनो, तीसरी बात और सुनो। इस बच्चे के पेट में गुड़गुड़ की सी आवाज आ रही थी। इसने डॉक्टर को फोन मिलाया, डॉक्टर साहब पेट में गुड़गुड़ हो रही है। तो डॉक्टर ने कहा क्लिनिक में आ जाओ। और डॉक्टर साहब मैं क्लिनिक नहीं आ सकता, आप दवा बता दो मैं ले लेता हूँ। बोले क्यों नहीं आ सकते, बोले सर आज तक हमारे खानदान में कोई क्लिनिक गया नहीं, तो मैं रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता। बताओ डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर कहेगा सॉरी मैं आपको कोई दवा नहीं दे सकता। बिना देखे क्या राय दे दूं। ऐसे ही हम कई बार ऑडिट करने जाते हैं, मैं कहा लाओ जी भाई खाते दे दो। बोले क्यों दे दें, उनको ऑडिट करेंगे। बोला हमारी कर लो, ना धो के आए स्वच्छ है, कैसी राय दे दो, स्वच्छ राय। और तुम्हारी ऑडिट करेंगे, क्या चाहिए हमें, साक्ष्य। तुम साक्ष्य नहीं दो तो मैं राय दूंगी नहीं दूं, राय तो दूंगा, बिना राय दिए पैसे कौन देगा। राय तो दूंगा, पर ये राय दूंगा कि मैं कोई राय नहीं दे सकता। समझ गए। ये सलमान खान ने मेरा डायलॉग चुरा लिया था कि मुझ पे एक एहसान करना है कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। समझ लो, मैं ये राय दे रहा हूं कि मैं कोई राय नहीं दे सकता। मैं ये राय दे रहा हूं कि आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन, कि मैं राय व्यक्त करने में क्या हूं, असमर्थ हूं। राय व्यक्त करने में असमर्थ, किसा मैं किसी तरह की कोई राय नहीं दे पा रहा हूं, मैं राय व्यक्त करने में असमर्थ हूं। बोलो समझ में आ रही बात। चलो अगर आपके समझ में आ रही है तो पूछते हैं, ये बच्ची दिमाग लगा के बताएगी बेटा ये राय की मनाही ऑडिटर कब देगा, राय की मनाही ऑडिटर कब देगा। क्या सिचुएशन होगी कि वो राय के लिए मनाही कर देगा कि मैं राय नहीं दे सकता। साक्ष्य प्राप्त नहीं हो, और जब आपको साक्ष्य दे दें और गड़बड़ को उठा ले उसमें, तो राय की मनाही करेंगे क्या, नहीं। तो कैसी राय देंगे, विपरीत। थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है तो मर्यादित, और साक्ष्य नहीं दे तो राय की मनाही। अब समझ में आ गई, बेसिक समझ में आ गया। अब ये टेबल पर भा दो, और जो ही आपने टेबल पर भा दी, आपका एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कंप्लीट। कौन सा, ऐसे 705। और आपको तीनों तरह की राय समझ में आ जाएगी।
सबसे पहला वित्तीय विवरण में क्या है बोलो, मिथ्या वर्णन है। और वो मिथ्या वर्णन कैसे है, महत्वपूर्ण है। अगर महत्वपूर्ण नहीं होते तो स्वच्छ राय दे दो, काहे को टेंशन ले रहे हो, काहे को टेंशन ले रहे हो, छोटी मोटी बातें इग्नोर करो। पर वो इग्नोर करने लायक है नहीं, महत्वपूर्ण है किंतु क्या नहीं है, व्यापक नहीं है। पूरी बैलेंस शीट कैंडल को डिस्टर्ब नहीं करी, कोई एक दो चीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे स्टॉक में गड़बड़ है, बस खाली स्टॉक में तो गड़बड़ है, बाकी तो बैलेंस शीट क्या है, सही है। समझे कि नहीं समझे। देखो बच्चों, जब मैं पढ़ाई करता था, मेरे और मनीष के साथ बिल्कुल रिवर्स पॉइंट थे हमारे। मनीष को थ्योरी पढ़ते ही नींद आती थी। कभी देखो मनीष आपको अकाउंट्स में थ्योरी पढ़ाएगा, आपको नींद आने लग जाएगी, समझ रहे हो। उसको थ्योरी पढ़ते ही नींद आती थी, थ्योरी में उसकी जान निकलती थी। प्रैक्टिकल में मास्टर आदमी था, प्रैक्टिकल में नंबर लाता था शानदार, और थ्योरी में राम राम जपते जपते जाता, अरे यार पास हो जाए। मेरे साथ मामला उल्टा था। प्रैक्टिकल में ये लोग क्या चीटिंग करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो मैं पूरा घूम जाता। मैंने कहा ये क्या पूछ लिया। थ्योरी क्या है, बहुत ईमानदार सब्जेक्ट होती है, रट लो फिर तुम्हारी है, बस रटने की जरूरत है। तो अपन तो तोता थे, मैं ऐसे कैसे रट जाता था पूरी, कि कार्बन कॉपी वाले आते थे मेरे पास, सर ये टेक्नोलॉजी कौन सी है, यूं की यूं छापते हो, तो यूं का यूं छाप देता था। समझ रहे हो बात को। तो सबके लिए अपना अपना क्या है, महत्वपूर्णता का स्तर है। कोई चीज अगर महत्वपूर्ण है किंतु क्या नहीं है, तो देखो मेरी प्रैक्टिकल कमजोर थे, पर इतने भी कमजोर नहीं थे कि मैं सीए नहीं बन पाऊं। मनीष की थ्योरी कमजोर थी, पर इतनी भी कमजोर नहीं थी कि वो सीए नहीं बन पाई। बात समझ रहे हो। व्यापक नहीं थी, कमजोरी थी पर व्यापक नहीं थी। और वो कमजोरी महत्वपूर्ण भी थी, क्योंकि डगमगा सकता है आदमी। आप में से कोई सीए बैकग्राउंड का है क्या, जिसने कभी सीए में ट्राई करी हो। चलो कोई नहीं, नहीं बताना चाह रहे होंगे। आप करी थी बेटा सीए की ट्राई, कौन से लेवल तक पहुंच गए थे, इंटर। अब देखो मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, अब मैं आपको आपका रिजल्ट बताता हूँ। आप इंटर में फेल हुए होंगे, ठीक है, नहीं इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है। कंपटीशन एग्जाम में फेल पास नहीं होता, सिलेक्शन नहीं हुआ बस, ये मान लो। अब आपसे बिना पूछे बताऊं किस में फेल हुए, ऑडिट में, लॉ में और आईटीएसएम में। टैक्स में फेल हो गए। टैक्स में तो नॉर्मली कम होते हैं बच्चे, प्रैक्टिकल है। मेनली जो भी बच्चे फेल होते हैं, 3 सब्जेक्ट में फेल होते हैं हमारे सीए में, ऑडिट, लॉ और आईटीएसएम, क्योंकि तीनों क्या है, थ्योरी, और बच्चे थ्योरी नहीं पढ़ते, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते रहते हैं, क्योंकि ईयरफोन लगा के आराम से पढ़ सकते हैं अपन, और थ्योरी में तो मामला गड़बड़। तो साहब यहाँ पर देखो चीजें महत्वपूर्ण है लेकिन क्या नहीं है, व्यापक नहीं है। बताओ कैसी राय देंगे, वेरी गुड, कैसी राय देंगे, मर्यादित। बोलो पहला समझ में आ गया, किसी की अटक रही है नहीं तो पूछ लो, मैं फिर बता दूं। कैसी राय देंगे, अरे बेटा समझ में। अब ये बच्ची बताएगी, इसमें बता क्या लिखूं। वित्तीय विवरण में मिथ्या वर्णन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, और वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी है और साथ ही साथ परवेसिव भी है, व्यापक भी है। कैसी राय दूं, क्या बोल रही है, नहीं आप समझो, संशोधित राय के 3 प्रकार है, मर्यादित, विपरीत और राय की मनाही। आपको इन 3 में से एक बताना है, कौन सी देंगे, विपरीत। लॉक कर दिया जाए, बोलो। सबका यही विचार है और ये बिल्कुल सही विचार है। कैसी राय देंगे, क्योंकि गड़बड़ जो है ना वो एक दो जगह थोड़ी है, पूरी व्यापक है, पूरी की पूरी क्या है, व्यापक है। तो मैं कितना किंतु परंतु कहूंगा, तो मैं कह दूंगा सब कुछ क्या है, गड़बड़ है। समझ में आ रहा है क्या, आ जाओ फिर से। अंक एक सबको क्या चाहिए, नहीं मिले। अरे सुनो तो सही, अंक एक सबको क्या चाहिए, साक्ष्य, नहीं मिले, पर वो महत्वपूर्ण भी नहीं थे। क्या आप खाना खाते हैं, खाने के बाद मीठा खाते हैं, मेरा टिफिन कभी भी चेक कर लेना, खाने के बाद मीठा जरूर आएगा, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि खाना खाया ही नहीं। अगर मान लो
कभी बीबी नाराज है तो उसको बदला लेना होता तो वो मीठा नहीं डालती, कोई बात नहीं, वो नहीं डाल रही तो क्या सोडा नहीं स्वीट बंद हो गया, हम मंगा लेके खा लेंगे। तो सर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है क्या? बिल्कुल है, पर आपके लिए तो नहीं है। इसलिए महत्वपूर्णता का स्तर सबके लिए क्या है? अलग अलग है। आपको जो साक्ष्य चाहिए थे वो नहीं मिले, पर वो महत्वपूर्ण भी नहीं थे, उनके बिना काम चल सकता था। बताओ कैसी राय देंगे? उल्टा बोल रहे हैं, सत्य एवं उचित। कैसी राय देंगे? सत्य एवं उचित, यानी कि क्लीन। अरे जो साक्ष्य चाहिए नहीं, क्यों पीछे पड़े हो? इग्नोर करो। जो साक्ष्य चाहिए ही नहीं उसके पीछे क्यों पड़े हो? महत्वपूर्ण तो थे ही नहीं ना आपके लिए। पहली कहानी समझ में आ गई। दूसरी कहानी, जो साक्ष्य आपको चाहिए थे वो नहीं मिले, पर वो आपके लिए महत्वपूर्ण थे। वो आपके लिए क्या थे? महत्वपूर्ण थे। जैसे डेटर्स जिनके हम पैसा मांगते हैं, मुझे उनको कंफर्म करना है कि भाई वाकई में आप इतना पैसा मांगते हो क्या, तो मैं उनके खाते मांग रहा हूँ, उनसे पेमेंट जो आया उसकी डिटेल मांग रहा हूँ, सामने वाला मुझे दे ही नहीं रहा, सामने वाला दे ही नहीं रहा मुझे, ये सब ये चेक नहीं करने देंगे आपको। क्या ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है? सर बैलेंस शीट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ये। बैलेंस शीट में क्या आते हैं? डेटर्स। मुझे नहीं मिले, लेकिन बाकी सारी चीजें दी है उसने मेरे को, बाकी जो भी साक्ष्य चाहिए मेरे को सब मिले हैं, खाली डेटर्स के नहीं मिले। तो बताओ मैं क्या राय दूंगा? कैसी राय दूंगा? मर्यादित। क्योंकि ये मेरे लिए क्या थे? महत्वपूर्ण थे, किंतु क्या नहीं थे? व्यापक नहीं थे। तो मैं शब्द क्या यूज करूंगा कि मेरी राय में वित्तीय विवरण सत्यमुचित छवि प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु सन्ड्री डेटर्स को छोड़कर, कि भैया उनके बारे में नहीं कह सकता मैं, बाकी सब सही है। बोलो समझ में आ रहा है? थीम समझ में आ गई सबके? और अब सुनो, आपने क्लाइंट से बैंक स्टेटमेंट मांगी और बैंक स्टेटमेंट ही नहीं दी अगले ने। बताओ बैंक स्टेटमेंट का प्रभाव कहां कहां पड़ता है? सर बैंक स्टेटमेंट के अलावा और है ही क्या? सारा लेन और देन किससे होगा? बैंक से। तो बताओ इसका प्रभाव बैलेंस शीट पे पड़ रहा है, पेंडल पे पड़ रहा है, पूरे पे पड़ रहा है? तो ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है? व्यापक है कि नहीं है? तो हमें ना तो महत्वपूर्ण नहीं व्यापक जो चाहिए थे वो मिले ही नहीं, तो क्या करूंगा बताओ? तो मैं राय की मनाही करूंगा, राय का खंडन करूंगा, राय की मनाही करूंगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? इसके 3 नाम याद रखना हिंदी में: राय की मनाही, राय का खंडन, राय का अस्वीकरण। राय की मनाही, राय का खंडन या राय का अस्वीकरण। और इंग्लिश में एक ही नाम है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डीओपी। अब बताओ समझ गए क्या? ये पूरी टेबल समझ में आ गई क्या? हम्म क्या बोल सकते हो? कैसे बोल सकते हो? क्लीन अलग है, मर्यादित अलग है। क्लीन में तो आपका केवल 2 शब्द होते हैं, ट्रू एंड फेयर, सत्य एवं उचित। ट्रू एंड फेयर किंतु भी तो है साथ में। आपने शोले फिल्म देखी है? देखिए, 2 दोस्त थे, एक जय और एक वीरू। जैसे अकाउंट्स में केस और डिस्काउंट जय और वीरू होते हैं, कि जिधर केस आएगा उधर डिस्काउंट आएगा, अगर केस डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, केस क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी। वैसे शोले फिल्म में जय और वीरू थे। अब क्या हुआ साहब, जय की तो पार पड़ गई थी, एक विधवा के साथ उसने चक्कर अपना सेट कर लिया था। वीरू बेचारी बसंती के चक्कर में फंस गया, और बसंती थोड़ी सी नौटंकी थी, और खासकर उसकी जो मम्मी थी यानी कि मौसी, वो शादी करे नहीं क्योंकि वीरू दारूबाज था। तो वीरू ने कहा देख तू तेरे भाई का संबंध नहीं कराना चाहता, तू जा और बात कर मौसी से। तो याद है मौसी से मिलने गया था, क्या बोला? अब मौसी तुम्हें क्या बताएं, मेरा दोस्त कुछ है ही ऐसा, दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन कभी पी लेता है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो बहक जाता है। ऐसे वो जुआरी नहीं है, पर शराब के नशे में कभी ताश पत्ती खेल ले तो हो जाता है, बाकी दिल का बहुत अच्छा है। अब आप क्या कहेंगे, उसने तारीफ करी कि बुराई करी? दोनों। ये फर्क है बेटा मर्यादित में और स्वच्छ में। स्वच्छ मतलब स्वच्छ, समझ रहे हो? अब आपका रिश्ता करने के लिए कोई आए मेरे से पूछे भाई लड़का कैसा है, तो मैं क्या कहूंगा कि बहुत बढ़िया है, तो ये तो गई स्वच्छ, ठीक है ना? मैं क्या कहूंगा भाई बहुत बढ़िया है, तो ये क्या हो गया? स्वच्छ।
और मैं आपके बारे में कहूं कि देखो वैसे तो बढ़िया है, वैसे तो बढ़िया है, लेकिन उसकी निजी जीवन के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है कि भाई वो पर्सनल लाइफ में क्या काम करता है, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कह के भी किंतु परंतु लगा दिया, ये क्या होती है, मर्यादित। और स्वच्छ राय का तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ही कौन सा है, 700, और उसके तो आधार ही है कि कोई गड़बड़ हो ही नहीं, और इसका आधार ही है कि गड़बड़ हो, और गड़बड़ भी कैसी हो, महत्वपूर्ण हो। बोलो समझ में आ रहा है क्या, ये तीनों चीज समझ में आ गई। इस पूरे शब्दों में आपके पास में क्या नए शब्द आए वो देखो, नए शब्द क्या है। मैंने आपको बताया कि ऑडिटर की जो संशोधित राय है, कैसी राय, संशोधित राय, मॉडिफाइड ओपिनियन जो है, मॉडिफाइड ओपिनियन जो है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, मर्यादित, विपरीत और राय की मनाई। ठीक है, हाँ, साक्ष्य देना चाह रहा है कौन, क्लाइंट, ठीक है। अच्छा हाँ, ये बच्चा एक बात कह रहा है कि सर क्लाइंट तो तैयार है साक्ष्य देने के लिए, भाई ऑडिटर ने साक्ष्य मांगे, ऑडिटर ने क्या मांगे, साक्ष्य मांगे, और क्लाइंट उसको देना भी चाह रहा है, क्लाइंट की नीयत खराब नहीं है, पर उसके यहाँ से मालूम चला कि लेखा उसके आग में जल गई, बाढ़ में बह गई, या चोरी हो गई, तो ऑडिटर क्या करे, यही कहना चाह रहे हो, यही कहना चाह रहे हो क्या। आपकी मजबूरी से मुझे कोई मतलब नहीं है, आपके साथ क्या दुख दर्द हुआ मुझे क्या मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे आधार देखने हैं, क्या मुझे साक्ष्य मिल गए या नहीं मिले, नहीं मिले ना, तो मैं तो अपनी राय का आधार ही रखूंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को और गीता में क्या कहा था कि अर्जुन तो इनको मार, बोले ये तो मेरे गुरु द्रोणाचार्य है, मैंने तो इनसे सीखा है, मैं अपने गुरु का वध करूं, फिर गीता का उपदेश देना पड़ा। समझ में आ गया, सामने वाले के साथ क्या हुआ है हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमको जो आधार चाहिए वो होने चाहिए, नहीं तो मैं राय ऐसी ही देने वाला हूं। क्यों, क्योंकि अगर मैं राय ऐसी नहीं दूंगा तो कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर होगी। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या, क्लियर है। अब इसमें शब्दों को देखो, कौन सा ऐसा शब्द है जो आपके लिए नया आ गया, पूरे बोर्ड पे देखो कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा आपको समझने की जरूरत पड़ रही है। देखो मर्यादित की मैंने अर्थ बता दिया, मर्यादित मतलब जहां आप क्या कहेंगे, सत्यम उचित किंतु कुछ को छोड़कर। विपरीत का अर्थ बता दिया, सत्यम उचित नहीं। राय की मनाही का अर्थ बता दिया कि राय व्यक्त करने में असमर्थ। महत्वपूर्ण का अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूं, मिथ्या वर्णन का अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूं, पर्याप्त और उचित का अर्थ बता चुका हूं, साक्ष्य का अर्थ बता चुका हूं। एक शब्द बच गया, क्या, व्यापक। व्यापक किसको कहते हैं, व्यापक का अर्थ क्या है, तो अब मैं आपको किसका अर्थ समझाने जा रहा हूं, व्यापक, परवेसिव, परवेसिव। बताओ व्यापक किसको कहते हैं, किसको कहते हैं व्यापक, जो संपूर्ण वित्तीय विवरण को प्रभावित करे, एक दो चीजों को नहीं, किसको प्रभावित करे, जो संपूर्ण वित्तीय विवरण को प्रभावित करे, जो संपूर्ण वित्तीय विवरण को प्रभावित करे। कोई गड़बड़ ऐसी है, कोई गड़बड़ ऐसी है, मिथ्या वर्णन है कोई ऐसा जो एक दो जगह प्रभाव नहीं डाल रहा है, एक दो जगह प्रभाव नहीं डाल रहा है, कहां डाल रहा है प्रभाव बताओ, जो संपूर्ण वित्तीय विवरण को प्रभावित करे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ कट गया, क्या वो जीवन जी लेगा, जीवन तो जी लेगा सर, तो क्या हाथ महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण था किंतु व्यापक नहीं है। हैंडीकेप लोग भी तो जीवन जीते ही हैं, समझ रहे हो।
बच्चों एक्सीडेंट तो मेरे फूफा जी का हुआ था, मैं आपको बताता हूँ इसकी भी स्टोरी। मेरे फूफा जी का लड़का, मेरे फूफा जी मुंबई रहते हैं और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये जो मारुति सुजुकी आती है ना, उसके जो क्लच वायर होते हैं वो मेरे फूफा जी बनाते हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है उनकी। और पूरे इंडिया में मारुति सुजुकी के क्लच वायर वही बनाते हैं, पायल इंडस्ट्रीज के नाम से उनकी फैक्ट्री है। बहुत बड़ा कारोबार, पैसे वाले आदमी है, मतलब करोड़पति तो क्या गए, वो तो मैं ही हो गया, अरबपति हैं, खूब पैसे हैं उनके पास। तो मुंबई रहते हैं। उनका बेटा और फूफा जी कार ड्राइव कर रहे थे। वैसे तो वो ड्राइवर रखते हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं दोनों बाप बेटों की जगह चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। उनका बेटा कार लेके निकला, मुंबई हाईवे से सूरत जा रहे थे। तो रोड पे क्या होता है, गर्मियों में डामर थोड़ा इकट्ठा हो जाता है हाईवे पे। तो वो थोड़ा सा डामर इकट्ठा हुआ, उन्होंने, उनके बेटे ने क्या किया, गाड़ी का स्टीयरिंग को अचानक से इधर कर दिया। पीछे से एक गाड़ी आ रही थी 110 की स्पीड पे, उसको क्या मालूम आप अचानक से ऐसे कर दोगे, उसने ठोक दिया धड़ाम। तो रोहित शेट्टी की फिल्म बनी साहब, गाड़ियां, दोनों गाड़ियां उछलती उछलती गई हूं। और जिसने टक्कर मारी थी उसमें जितने भी बंदे थे ऑन स्पॉट ही सारे खत्म। मेरे फूफा जी की गाड़ी में मेरे फूफा जी का जो लड़का था, सिर से लेके एडी तक पूरा लाल कलर का हो गया खून से, और मेरे फूफा जी की खरोच ही नहीं आई, समझो। फिर हॉस्पिटल, दोनों बेहोश हो गए थे, हॉस्पिटल में गए, उनके बेटे का तो 2 से ढाई महीने तक इलाज चला। फूफा जी के सिर, पता नहीं सिर में क्या चीज चुभ गई अंदर, खून तक नहीं आई, और वो अपनी मेमोरी खो बैठे। आज भी मेरे फूफा जी जिंदा है, ये बात हो गई 10 साल पहले की, पर वो अपना खुद का खाना खुद नहीं खा सकते, नाम तो भूल ही गए अपना। और तो इंडस्ट्रियल थे वो, इतने बड़े, जो मतलब मारुति सुजुकी वाले भी उनसे राय लेते थे, अपना नाम ही भूल गए। अब बताओ, एक तो आदमी का पूरा हाथ ही कट गया, और एक केवल एक नस कटी है, नस दिमाग की, समझ रहे हो क्या? ये व्यापक है या नहीं है? लेकिन आइटम तो केवल एक ही है। अभी कंप्यूटर में से, सीपीयू में से क्या निकाल लो, प्रोसेसर निकाल लो, तो पूरा क्या है, वो डब्बा है, समझ लो। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा चीज है जो वित्तीय वित्तीय विवरण के, जो वित्तीय विवरण के किसी भाग तक सीमित है, किसी भाग तक सीमित है, यानी कि पूरा पूरा वित्तीय विवरण नहीं, किसी भाग तक सीमित है, एक पर्टिकुलर आइटम को इफेक्ट कर रहा है, भाग तक सीमित है। अच्छा ये बताओ, अगर किसी एक पार्ट को इफेक्ट कर रहा है तो वो महत्वपूर्ण तो हो सकता है, व्यापक कैसे होगा? है तो किसी भाग तक सीमित, किंतु किंतु वह भाग, किंतु वो जो भाग है वो संपूर्ण वित्तीय विवरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। वो अकेला ही अपने आप में सफिशिएंट है कि वह भाग संपूर्ण वित्तीय विवरण को क्या करता है, प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। बोलो गड़बड़ के संबंध में व्यापक अर्थ समझ में आ गया। अब हम साक्ष्य के संबंध में व्यापक की अर्थ बात बताते हैं। भाई व्यापक हमने दोनों तरफ देखा ना, मिथ्या वर्णन के संबंध में भी और साक्ष्य के संबंध में। साक्ष्य के संबंध में कौन से साक्ष्य को हम व्यापक कहेंगे? ऐसे साक्ष्य जो उपयोगकर्ता की समझ के लिए, उपयोगकर्ता की समझ के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है, फंडामेंटल, उसको हम व्यापक कहेंगे, कि जिससे आपकी समझ ही चेंज हो जाए। तो ऐसे एविडेंस जिसके बिना आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, उसको क्या मान लिया जाएगा, व्यापक मान लिया जाएगा। बताओ, महत्वपूर्णता और व्यापकता दोनों का अर्थ समझ गए? क्लियर है? तो ये मैंने आज आपको संशोधित राय के 3 प्रकार बता दिए।
कितने प्रकार बता दिए? 3। कौन कौन से? मर्यादित, विपरीत और राय की मनाई। एक बार वापस से आते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग से जो मैंने किया। ऑडिट रिपोर्ट कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक स्वच्छ प्रतिवेदन और एक संशोधित। संशोधित प्रतिवेदन में ये वाला पॉइंट तो आपके अच्छे से समझ में आ गया, ऐसे 705 कि जो अंकेक्षक के निर्णय को क्या करे? प्रभावित करे। तो राय चेंज होगी भाई, आपका निर्णय बदल गया तो इसका मतलब राय बदल गई। राय यहाँ कैसी थी? स्वच्छ। यहाँ कैसी होगी? या तो मर्यादित या विपरीत या राय की मनाई। सर यहां तक तो समझ में आता है कि संशोधित हो गई। एक बात बताओ, जब मेरा निर्णय प्रभावित ही नहीं हो रहा तो ये रिपोर्ट संशोधित क्यों है? जब निर्णय प्रभावित नहीं हो रहा, निर्णय मेरा क्या है? ट्रू एंड फेयर, क्लीन। तो राय कैसी है? स्वच्छ। तो रिपोर्ट भी कैसी होनी चाहिए? स्वच्छ। जबकि मैं किसका पार्ट बना रहा हूं? संशोधित का। संशोधित प्रतिवेदन का दूसरा प्रकार जिसमें अंकेक्षक की राय पे कोई प्रभावित ना हो, कोई प्रभाव ही नहीं डाले। सर ये समझे नहीं हम क्या होता है? ऐसे नहीं समझोगे, एग्जाम्पल से समझो। मैं एक क्लाइंट के यहाँ ऑडिट करने गया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। मैं क्लाइंट के यहाँ ऑडिट करने गया तो मैंने क्या देखा कि उसका पूरे साल में टर्नओवर, टर्नओवर जानते हो ना, बिक्री, पूरी साल में बिक्री उसने कितने की करी? 5 करोड़ की। 5 करोड़ की बिक्री करी। और उसके यहां पर स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो 20 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है। उसके पास में स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है और माल कितने का बेचा पूरी साल में? 5 करोड़। बात समझ में आ गई? कैसी राय देंगे आप? कैसी राय देंगे? कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? बताओ, कुछ गड़बड़ लग रहा है? बताओ भाई, मेरा टॉपिक समझ में आ रहा है? जो मन में है वो बोलो, क्या लग रहा है आपको? ये बच्ची कुछ बोलना चाह रही है। माल बिका नहीं तो इतना स्टॉक क्यों? भाई अगर आपका माल डेली का 100 रुपये का बिकता है तो आप 100 रुपये का माल रख लो, 150 का रख लो, और 500 का माल क्यों रख रखा आपने जो बिकता ही नहीं तुमसे? बात समझ में आ रही है? ऐसी ही मन में मेरी बात आई तो मैंने क्लाइंट को कहा कि मैं तेरी राय जो है ना वो क्या करूंगा? मर्यादित। मैं कहूंगा ट्रू एंड फेयर लेकिन स्टॉक ज्यादा है। क्या ये मिथ्या वर्णन है? क्या ये मिथ्या वर्णन है क्या? तो आपके मन में आएगी जो राय दे दोगे। आप मर्यादित राय कब दे सकते हो? मर्यादित राय कब दे सकते हो? जब वित्तीय विवरण में क्या हो? मिथ्या वर्णन। मिथ्या वर्णन तो नहीं है ना? मिथ्या वर्णन तो है ही नहीं। मैंने क्लाइंट से कहा साहब इतना स्टॉक क्यों है? तो क्लाइंट ने कहा शौक है साहब, ऊंचे लोग ऊंचा स्टॉक, स्टॉक का शौक रखते हैं हम। आपको प्रॉब्लम है साहब? प्रॉब्लम की बात करता है। चल एविडेंस दिखा। दिखा सारे साक्ष्य, परचेज के बिल दिखा, इतना माल खरीदा है क्या? लीजिए सर, जो भी साक्ष्य मांगा सब दे दिए। यार ये क्या चक्कर है? एक एक बिल थे। मैं कहा चल फिजिकल वेरिफिकेशन करवा, गिनवा इतना स्टॉक पड़ा है क्या? आओ सर, ले गए गोदाम में, गिन लो, पूरा 20 करोड़ का स्टॉक पड़ा था। कुछ गड़बड़ मिली नहीं, जो साक्ष्य चाहिए थे वो भी मिल गए। कैसी राय दूं? राय मेरी प्रभावित हो रही है क्या? मेरी राय प्रभावित हो रही है क्या? बताओ, क्या मेरे निर्णय को प्रभावित कर रहा है? पर मन तो बेचैन है। होता है ना कई बार, मन बड़ा बेचैन होता है। जब मेरी सगाई हुई थी तो मेरी बहनों ने आके मुझसे पूछा क्या भाई लड़की पसंद है ना? तो ऐसा था कि ना तो पसंद ही थी और ना मना करने लायक ही थी। तो मैं चुप रहा, मैं सोचता रहा यार क्या बोलूं। अगर मैं कहता हूं पसंद नहीं है तो तुरंत पूछें क्या कमी है? कमी भी नहीं कुछ। पर हमें क्या हूर की परी चाहिए थी? वो परी तो थी पर हूर की नहीं थी। समझ रहे हो? तो मैं कहा यार ये तो क्या बोले।
कई बार बताओ मन में ऐसे बेचैनी होती नहीं होती? होती है। देखो खाली शादीशुदा की आवाज आ रही है, क्या होती है सर? होती है ऐसे। अगर आपके मन में कभी बेचैनी हो तो मैं उस बेचैनी को दूर करने का तरीका बताता हूँ। किसी के मन में ऐसे विचार आ जाए, थोड़े नकारात्मक विचार आ जाए, बेचैनी हो ना, उसका एक तरीका है बच्चों बहुत शानदार, कि दूसरे को बेचैन कर दो। दूसरे को क्या कर दो? बेचैन कर दो, खुद को बहुत सुकून मिलेगा। समझ रहे हो आप? खुद को बहुत सुकून मिलेगा। अभी मान लो मियाँ बीबी को झगड़ना है तो जोर जोर से झगड़ो ताकि पड़ोसी बेचैन हो जाए, ताकि आपको सुकून मिल जाए। ऐसा होता है? बिल्कुल साहब। पर कहीं कुछ ज्यादा ही बेचैन होते हैं, तो एक मंत्र देता हूं आपको, कभी भी बेचैन हो तो आप एक गहरी सांस लेंगे, और गहरी सांस लेके एक आवाज निकालेंगे, क्या? ओम। क्या सांस निकालोगे? ओम। कईयों का मन ज्यादा ही बेचैन रहता है, ओम से भी पार नहीं पड़ती, तो फिर एक गहरी सांस ले और क्या निकालेंगे? ओम। ये आपका ऐसे 706 कंप्लीट। समझ रहे हो? ओम का मतलब अदर मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ, अन्य मामला पैराग्राफ, अन्य मामला पैराग्राफ। और ईओम का मतलब होता है एम्फेसाइसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। मैटर पैराग्राफ, इसको अपन हिंदी में कहते हैं मामले का महत्व, मामले का महत्व पैराग्राफ। और ये होता है अन्य मामला पैराग्राफ। आप कहें सर मतलब ये है कि हम कुछ भी राय में तो बोलेंगे नहीं। राय में तो क्या बोलेंगे? सत्य एवं उचित, क्योंकि मेरी राय प्रभावित नहीं हो रही। अर्थात ऐसी रिपोर्ट जो संशोधित है, संशोधित प्रतिवेदन है, जिसमें अंकेक्षक की राय प्रभावित नहीं होती, जिसमें अंकेक्षक की राय प्रभावित नहीं होती है, अंकेक्षक की राय प्रभावित नहीं होती है। देखो इसमें ऑडिटर क्या करेगा, उसको सिर्फ एक ही तो चीज लग रही है कि स्टॉक जरूरत से क्या है? ज्यादा है, तो वो अपनी रिपोर्ट में एक पैराग्राफ एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ ऐड करेगा। अब रिपोर्ट जो होती है ना बच्चों, वो फिक्स फॉर्मेट है। रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है? फिक्स होता है। ये गोलगप्पे नहीं है कि अलग अलग दुकान का अलग अलग टेस्ट होगा। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स है, चाहे रिलायंस का ऑडिटर ऑडिट हो चाहे मैं हूं, सबका फॉर्मेट फिक्स है। और जो फॉर्मेट बताया गया है आपका ऑडिट रिपोर्ट का, जो फॉर्मेट बताया गया है वो किसमें बताया गया है? SS 700 में। SS 700 में क्लीन रिपोर्ट का फॉर्मेट बताया गया है, फॉर्मेट ऑफ क्लीन रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट का फॉर्मेट बताया गया है। और इस फॉर्मेट में टोटल कितने पॉइंट बताए गए हैं? 13 पॉइंट। कितने पॉइंट बताए गए हैं? 13। अगर 13 के अलावा कोई भी पॉइंट आपने डाला, 13 के अलावा मान लीजिए 14 नंबर का पॉइंट डाल दिया, तो ये रिपोर्ट क्या कहलाएगी? संशोधित रिपोर्ट, भले ही आपका निर्णय प्रभावित हो या नहीं हो, भले ही आपका निर्णय प्रभावित हो या नहीं हो, ये रिपोर्ट क्या कहलाएगी? बताओ। संशोधित रिपोर्ट कहलाएगी। बोलो समझ में आ रहा है क्या? सबके क्लियर है? तो बताओ इसको संशोधित रिपोर्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपकी रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, भले ही राय प्रभावित नहीं हो रही। और इसको हम ऐसे 706 में कहते हैं। और फॉर्मेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं कि हम ये 2 पैराग्राफ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, एक ओम पैराग्राफ और एक ईओम पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ और एक एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ। अब आप पूछेंगे सर ये पैराग्राफ क्या है? वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। मुझे बताओ यहां तक का बेसिक समझ में आ गया क्या?
तो आज आपने मेरे से ऑडिट रिपोर्ट के पूरे बेसिक जो एलिमेंट्स थे वो कंप्लीट कर लिए। बेसिक समझ में आ गया। अब हम थ्योरेटिकल पोर्शन पे चलेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन में देखो नोट्स पे आते हैं। सबसे पहली लाइन मैंने आपको एक थ्योरेटिकल चीज दी है, ऑडिट रिपोर्ट का मीनिंग क्या है। ऑडिट रिपोर्ट का मीनिंग क्या है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे ये चीज, ठीक है। फिर भी मैंने एक राइटर की परिभाषा दे दी है, क्योंकि अगर ये थ्योरेटिकल चीजों पे आ जाएंगे तो परिभाषा भी पूछ सकते हैं। तो जोसेफ लंकास्टर ने ऑडिट रिपोर्ट की डेफिनेशन दी है। उनका सब रिपोर्ट क्या होती है। आप कभी आपका ब्लड टेस्ट हुआ है, बताओ, ब्लड टेस्ट कभी नहीं कराया, सीबीसी कराई है ना। तो ब्लड टेस्ट कराते हो जब आप, डॉक्टर कहता है भाई ब्लड टेस्ट कराओ, और फिर वो रिपोर्ट बना के देते हैं। तो रिपोर्ट का मतलब क्या है कि रिपोर्ट में कुछ एकत्रित और विचारे गए क्या होते हैं, तथ्य होते हैं, जो आपने इकट्ठे किए, जिसपे आपने विचार किया, वो तथ्य होते हैं, उनका विवरण है। लेकिन रिपोर्ट बच्चों ध्यान रखना बहुत डिटेल में नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट, समराइज फॉर्मेट में होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। तो कह रहे हैं साहब ये एकत्रित और विचारे गए तथ्यों का ऐसा विवरण है जो ऐसे व्यक्तियों को स्पष्ट और संक्षिप्त सूचना देने के लिए तैयार किए जाते हैं। तो रिपोर्ट कभी भी संदेह वाली नहीं होनी चाहिए, जो भी कहें स्पष्ट कहें और शॉर्ट में कहें। किसको देते हैं, जिनके पास में पहले से ये तथ्य नहीं है। अगर पहले से तथ्य होते तो आपसे कोई रिपोर्ट मांगता ही क्यों। अगर आपको मालूम होता कि आपके ब्लड में क्या प्रॉब्लम आ रही है तो आप जांच कराते ही क्यों। बोलो समझ में आ गया क्या। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन कि ऑडिट रिपोर्ट का मीनिंग क्या है। अच्छा ये बताओ, ऑडिटर का सबसे आखिरी कदम क्या है ऑडिट में, अंकेक्षण प्रक्रिया का अंतिम कदम क्या है। रिपोर्ट दो और अपने घर जाओ। भाई आपको काम किया था राय देने के लिए और आपने राय दे दी, तो ये अंकेक्षण प्रक्रिया का क्या है, अंतिम कदम है। थ्योरेटिकल बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट बताओ, रिपोर्ट किसके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसका आंसर कुछ भी आ जाए, कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन, आंसर दे देना उपरोक्त सभी। रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस किसके लिए है, सभी के लिए है। अंशधारी के लिए भी, संचालक के लिए भी, लेनदार के लिए भी, आयकर अधिकारी के लिए भी और सरकार के लिए भी, सभी के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है। यहां तक समझ में आ गई क्या, क्लियर है। कल हम आगे पढ़ेंगे डिटेल कि साहब ऑडिट रिपोर्ट की नीड क्यों है, क्यों ऑडिट कराते हैं लोग और रिपोर्ट क्यों चाहिए उनको। तो सब कुछ के लिए तो ये ऐच्छिक है और कुछ के लिए अनिवार्य है। जैसे कंपनी के लिए क्या है, ऑडिटर ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट किसको देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां लेके जाएंगे, एजीएम में, समझ लो। और वो चाहते हैं कि ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हो। तो यहां से अपन कल स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। चलिए।